एक नवजात शिशु बोलकर अपनी बातों को, अपनी आवश्यकताओं को नहीं बता सकता है। उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो रोता है, तब हम जानते हैं कि हाँ उसे भूख लगी है या फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे वह अपने परिवार के लोगों से उनकी बातों को सुनता है कि वो किस कार्य के लिए, किस बात के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, कैसे बोलते हैं। वो धीरे धीरे इनका अनुकरण करता है और तब फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने मन की बात को बताने के लिए इसी भाषा का प्रयोग करने लगता है, अर्थात वो बोलना सीख जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बोलना, स्पीकिंग। बोलने का तात्पर्य है अपने भाव एवं विचारों को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना। जब हम किसी के सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तो यही क्रिया बोलना कहलाती है। मौखिक भाषा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बातचीत करने के लिए, आदेश देने के लिए, भाषण देने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अर्थात जो ये मौखिक भाषा है हमारे दैनिक जीवन का अंग है। हम सुबह से उठते हैं उसी समय से हमारा जो बोलना है वो स्टार्ट हो जाता है। चाहे हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो या किसी को कुछ कार्य के लिए आदेश देना हो तो भी हमें बोलना ही होता है। फिर अगर आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ भी आपको टीचर से बात करना होता है। टीचर भी आपको पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं। अर्थात बोलने की क्रिया जो है ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आइए वाचन अर्थात बोलने का अर्थ समझते हैं। तो ये जो वाचन शब्द है वाक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी या कथन। इस प्रकार से वाचन शब्द का अर्थ है पढ़कर सुनाना, बोलना, कहना, अभिव्यक्त करना। अब कभी कभी मन में ऐसी बात आती है कि वाचन और पठन अर्थात बोलना और पढ़ना दोनों एक ही क्रिया है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। वाचन शब्द ये जो है ये उच्चारण से संबंधित होता है और जो पठन है अर्थात पढ़ना है ये अर्थ ग्रहण से संबंधित होता है। वाचन में हम जो कुछ पहले से जानते हैं, समझते हैं, उसका वाचन करते हैं, लेकिन पठन में हम जानने के लिए पढ़ते हैं, अर्थ ग्रहण करने के लिए पढ़ते हैं, गहन रूप से चिंतन करते हैं। वाचन में शब्दों अर्थात स्वर, व्यंजन, उनकी ध्वनियाँ, उनका उच्चारण, विराम चिन्ह, भाव, शब्दों के उतार चढ़ाव इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। इनकी प्रधानता होती है। जैसे कि यदि शिक्षक कहानी, कविता पढ़कर छात्रों को सुनाते हैं, होता है ना क्लास में जो टीचर होते हैं वो कहानी या कविता जब पढ़कर सुनाते हैं छात्रों को तो वो वाचन है। मान लीजिए कविता पढ़ा रहे हैं तो एक लाइन वो पढ़ रहे हैं तो वो पठन हुआ, लेकिन पढ़कर जब वो उसका अर्थ समझाते हैं तो वो वाचन हुआ। इसी प्रकार से वाचक रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल आदि का वाचन करते हैं। इसमें वाचक और श्रोता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। भाषण, परिसंवाद, सेमिनार भी वाचन से ही संबंधित है, जहां वाचक अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। अर्थात वाचन में दो व्यक्ति होते हैं, एक जो वाचक होता है वो और एक श्रोता। हम ये कह सकते हैं कि पठन और वाचन दोनों की क्रिया यहाँ पर साथ साथ चलती है। और कभी कभी मान लीजिए अगर भाषण कोई दे रहा है तो वहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार से यदि टीचर क्लास में लेक्चर मेथड से ही केवल पढ़ाते हैं तो यहाँ वे वाचन करते हैं, अर्थात उन्होंने पहले जो पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उसके अनुसार जो भी विषय वस्तु है पाठ का उसको छात्रों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें बताते हैं। और अगर टीचर जैसे कहानी या कविता है उसके 4 लाइन को पढ़ रहा है फिर उसके अर्थ को बता रहा है तो पहले वो पढ़ता है, वो पठन क्रिया है, और जब उसको वो एक्सप्लेन करता है तो वो वाचन है। अब हम बात करते हैं वाचन कौशल की। छात्रों में बोलने के कौशल का विकास करने का तात्पर्य है छात्रों को अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कला में निपुण करना। इस कौशल का विकास 1-2 दिन में नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सतत प्रयास एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो बच्चों में बोलने के कौशल का विकास तो विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही हो जाता है, अर्थात बच्चा अपने घर में ही बोलना सीख जाता है, किंतु इसके बोलने की सीमा
सीमित होती है, अर्थात वो जो अपने परिवार के लोगों से सुनता है उतना ही वो बोलना जानता है और उसके बोलने का माध्यम भी उसकी मातृभाषा होती है। किंतु जब बालक का नामांकन विद्यालय में होता है तब वह सर्वमान्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कला सीखता है। यहाँ पर सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है, अर्थात बालक जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। तो बोलने के कौशल का विकास करने के जितने भी उपाय हैं या साधन हैं वे सब सुनने पर निर्भर करते हैं। अतः सुनने एवं बोलने के कौशलों का विकास एक साथ किया जाना चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में रहने चले गए और वहाँ की दूसरी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा अलग है, लेकिन वहाँ पर रहते रहते सुनते सुनते धीरे धीरे वो भाषा बोलने की आदत हो जाती है। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो इंग्लिश एकदम फराटे से बोलते हैं, और जो विद्यालय में भी है वो बच्चे इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी वो फराटे से नहीं बोल पाते, वो झिझकते हैं बोलने में, वो रुकते हैं बोलने में। तो इस तरह से सुनने पर ही बोलना निर्भर करता है कि आप कितना अच्छे से कितने ध्यान से सुन रहे हैं, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं और तब फिर आप बोल रहे हैं। वाचन की कुछ परिभाषा भी देख लेते हैं। डॉक्टर पांडे ने कहा है कि वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि व अर्थ साथ साथ चलते हैं। इश्क शरण ने कहा है कि भाषा के मानक रूप का प्रयोग करते हुए भावों एवं विचारों को बोलकर व्यक्त करना ही वाचन है। प्रोफेसर आर.बी. लाल के अनुसार भाव व अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए जिस ध्वनि रूपी साधनों या संकेतों का प्रयोग करता है उसे ही मौखिक भाषा या बोलना कहते हैं। वे ध्वनि संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, अर्थात हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं वे जो भाषा हैं उस भाषा की जो ध्वनि है, उच्चारण संबंधी जो नियम है, वो सब समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। अब ये जो बोलना कौशल है, वाचन का कौशल है, इसमें दो प्रक्रियाएं मुख्य रूप से शामिल होती हैं। नंबर 1 है भाषा की लिपि एवं भाषा से संबंधित प्रतीकों को पहचानना, जिसमें सबसे पहले छात्र भाषा की लिपि एवं भाषा से संबंधित प्रतीकों की बनावट को पहचानता है। जैसे यदि हिंदी भाषा सीखना हो तो स्वर व्यंजन का ज्ञान प्राप्त करता है, मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करता है, स्वर व्यंजन के प्रयोग से शब्द बनाना सीखता है, हर एक स्वर व्यंजन के ध्वनियों एवं उच्चारण को सीखता है और इसके आधार पर वह शब्द एवं वाक्य को पहचानने लगता है। अर्थात कोई भी बच्चा जब ये भाषा सीखता है तो उसे भाषा की लिपि और उस लिपि में किस अक्षर को कैसे लिखते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं, इन सबको सीखना पड़ता है और धीरे धीरे जब वो पहचानने लगता है तब वो इस कौशल में भी दक्ष होने लगता है। वाचन कौशल की प्रक्रिया में जो दूसरा स्टेप है वह है भाषा के भाव तथा अर्थ को समझना। भाषा के भाव एवं अर्थ को समझना वाचन की क्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। छात्र शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को पहचानने लगता है, साथ साथ अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को भी समझने लगता है। अर्थात जब छात्र को भाषा का ज्ञान हो जाता है तो वो बुक में क्या लिखा हुआ है उसे वो समझने लगता है और उसमें जो भी लिखा हुआ है, वाक्य है, शब्द है, उसके क्या भाव हैं, विचार हैं, समझने लगता है। फिर उसका वो वाचन कर सकता है। जैसे छोटे बच्चे देखिए, वो कहानी याद कर लेते हैं, पढ़ के कविता याद कर लेते हैं, फिर जब उनको स्कूल में टीचर को सुनाना होता है, एग्जाम के समय सुनाना होता है, तो वो फिर सुना देते हैं, अर्थात वो पठन करते हैं और फिर उसका वाचन करते हैं। अब हम बात करेंगे वाचन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व की या फिर उद्देश्य की। जैसे मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो में कि आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य ये आए तो आपको केवल इसमें पॉइंट लिखने का तरीका चेंज करना है। जैसे नंबर 1 है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। अगर उद्देश्य आए तो लिखना होगा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जब हमारा दिन शुरू होता है सुबह से, उस समय से लेकर दिन भर हमें कुछ भी आवश्यकता होती है तो हम बोलकर ही सामने वाले को अपनी बात बताते हैं। घर में भी आप पानी मांगना हो, खाना मांगना हो तो आपको बोलना होता है। अगर आप कॉलेज स्कूल में गए, अपनी बात बतानी हो या टीचर से कुछ पूछना हो तो आप बोलते हैं। अगर आप मार्केट गए, वहाँ आपको कुछ खरीदना है तो भी आप बोलते हैं।
तो बोलना बहुत ही आवश्यक है, और बोलना मतलब बोलने का जो तरीका है उसके अनुसार बोलना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2 है भाषा के मानक रूप का ज्ञान प्राप्त करने हेतु। अर्थात जब बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाया जाता है तो क्यों पढ़ाया जाता है, कि वो जाने कि किस भाषा के किस ध्वनि का कैसे उच्चारण होता है, किस अक्षर को क्या बोलते हैं। तो धीरे धीरे जब वो बोल बोल के पढ़ते हैं तो भाषा का जो सही उच्चारण है उसे सीखते हैं, भाषा के मानक रूप को सीखते हैं। थर्ड है शुद्ध उच्चारण हेतु। अर्थात जब बच्चे बोलते हैं तो वो हर एक भाषा के हर एक अक्षर का, वर्ड का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। फोर्थ है आत्मविश्वास का विकास करने हेतु। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए उनमें वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल का होना बहुत ही आवश्यक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो अपनी बातों को अच्छे से खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इससे उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। जैसे बीएड स्टूडेंट ही जो हमेशा से चुप चुप रहते आए हैं, शुरुआत से ही बहुत कम बोलते हैं, तो जब वो टीचिंग करने जाते हैं तो शुरुआत में उन्हें बहुत परेशानी होती है। या फिर स्कूल में ही बच्चे जो बहुत कम बोलते हैं तो वो अपनी समस्याओं को भी अपने टीचर से नहीं बता पाते हैं, या फिर वो कोई आंसर जान रहे हैं, मान लीजिए टीचर कोई क्वेश्चन पूछा और उनका उत्तर पता है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु। कहा जाता है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बोलना आना जरूरी है। मान लीजिए मन में कोई बात है, कोई दुख का बात है, कोई परेशानी है, तो उसे अगर हम किसी को बोल देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बोलना आए, अपने भावों को अभिव्यक्त करना आए, नहीं तो मन ही मन में बच्चा कुंठित होता रहता है। नेक्स्ट है नंबर 6 व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाने हेतु। आप देखेंगे कि जो बच्चा बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो कहीं भी जाता है तो तुरंत फ्रेंड्स बना लेता है। इसलिए सामाजिक संबंध के लिए अपने जो रिलेशनशिप है इसको विस्तृत बनाने के लिए बोलने आना आवश्यक है। नंबर 7 है व्यवहारिक जीवन में सफलता हेतु। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो बोलने में बहुत कुशल होता है और दूसरा व्यक्ति उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो लेकिन वो बोलने में कुशल नहीं होता, तो एक ही कार्य को करने में जो बोलने में कुशल होता है वो सफल हो जाता है और जो नहीं बोल पाता वो नहीं कर पाता है। तो व्यवहारिक जीवन में भी सफलता हासिल करने के लिए बोलना आवश्यक है। खासकर जो पढ़ लिख रहे हैं या जॉब करेंगे तो इंटरव्यू में आप जाएंगे तो क्या है, वहाँ पर आपका कौशल ही देखा जाता है, आपका स्पीकिंग स्किल की। आप वहाँ जो इंटरव्यू में पूछा जाता है आप किस तरह से अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। नंबर 8 है अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु। अर्थात जब भी हमें अपने भाव विचार दूसरों को बताना है तो हमें बोलकर ही बताना है। तो ये बोलने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बोल रहा है जिससे अगला उसकी बात को समझे, प्रभावित हो सके। 9 है संप्रेषण कौशल में निपुणता हेतु। खासकर टीचिंग प्रोफेशन में संप्रेषण स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो। और अंत में है शब्द भंडार में वृद्धि। अर्थात जितना ही बोलते हैं उतना ही बालक के या व्यक्ति के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जैसे आप जब क्लास में पहली बार पढ़ाने जाते हैं तो जो भी टॉपिक है आप उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा रुकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाता है टीचिंग में तो आप देखते हैं कि अंदर से बातें निकलती जा रही है। आप समझाने के लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, उदाहरण दे के प्रयोग करने लगते हैं। तो बोलते बोलते जो होता है वो शब्द भंडार में वृद्धि भी होने लगती है। आप अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार। अब आइए देखते हैं वाचन के प्रकार को। तो वाचन के 2 रूप होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन भी 2 प्रकार का होता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वो होता है जो टीचर पढ़कर सुनाते हैं और अनुकरण वाचन वो होता है जो बच्चे टीचर की बात को सुनकर उसे दोहराते हैं। इसके पश्चात मौन वाचन भी भाव ग्रहण करने की गहनता की दृष्टि से 2 प्रकार का होता है, सामान्य वाचन और गहन वाचन। वाचन की गति की दृष्टि से मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, सामान्य गति से किया गया वाचन एवं द्रुत वाचन।
तो ये जो वाचन के प्रकार है इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।